नमस्कार साथियों, बीपीएससी एक्सक्लूसिव पर आपका स्वागत है। और एक बड़े अंतर के बाद, बहुत बड़ी गैप के बाद जो है हम आपके सामने हैं। साथियों, ये जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट जनवरी 2026 की करंट अफेयर आप देख पाएंगे, वो लेकर जो है आपके सामने है। आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पार्ट है ना, जो आज की वीडियोस का पूरा कंटेंट है, ये बेसिकली सारथी 2.0 से जो हमारे बच्चे जुड़े हुए थे उनके लिए था। और इसमें हमने जो है सारथी 2.0 में पूरी चीज़ें एक टारगेटेड प्लान था। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जो बीपीएससी एक्सक्लूसिव है वो एक मेंस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मेंस के बच्चे बहुत ज़्यादा इनरोल हो चुके थे। यही कारण था कि सारथी 2.0 जो हमने चलाया था जनवरी में, 1 जनवरी के बाद, तो हमने उसको थोड़ा होल्ड पे रखा है। और जो भी बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ सारथी 2.0 के लिए एडमिशन लिया था, उनके पैसे भी वापस हमने किए। अब सारथी 2.0 जो है वो एईडीओ के एग्ज़ाम के बाद जो है वो आपको सामने अब तक दिखेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। 17-18 हज़ार लोग हमारे साथ हैं। तो आपको ये एकदम से, ये चूंकि 2.0 है इसलिए, क्योंकि सारथी 1.0 जो है हमने पिछले 71वीं बीपीएससी के लिए चलाया था, उसके अच्छे रिजल्ट थे, इसलिए 2.0 जो है हमने चलाया और इसमें अच्छे लोगों ने एडमिशन्स भी लिया। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जब तक हम क्वालिटी नहीं देते और टाइम, जब तक दोनों तरफ से इंगेजमेंट नहीं होता, तो हम बैच जो है वो बंद भी करते हैं। और इसलिए सारथी 2.0 जो है वो बहुत वाइबल होगा जब हम एईडीओ के एग्ज़ाम के बाद जो है वो लेकर आएंगे। तब तक सारथी 2.0 के जो कंटेंट है, जैसे कि करंट अफेयर का कंटेंट है और ये सारी चीज़ें, वो आप तक फ्री प्रोवाइड की जाएगी। बीपीएससी एक्सक्लूसिव में जो 72वीं बीपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए एक अभ्यास 2.0 बैच लॉन्च किया है। अभ्यास 2.0 जो है ये बेसिकली ऐसी बैच है कि इसमें आपको फेज वाइज जो है वो पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसकी पूरी फी जो है वो 2200 रुपये। और अब तक जो है, अभी आप देख पाएंगे कि अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे @BPSC एक्सक्लूसिव पे, तो वहाँ जो है डे 19 तक की जो है वो क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये 1 जनवरी को ही अभ्यास 2.0 स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है कि पर डे आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग होता है, सैटरडे टू मंडे टू जो है फ्राइडे जो है वो आंसर राइटिंग होती है। और इसमें जो एकदम कंप्लीट आपकी पूरी सिलेबस जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड तरीके से आपको पूरी कराई जाएगी बीपीएससी की, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस, कैसे आप मेंस लिखते हैं। हालांकि प्रीलिम्स एक आयरन गेट है, उसके लिए हमने अभ्यास 2.0 के अलावा सारथी 2.0 भी लेकर आया था, जिसके बारे में हमने बताया। और आज जो है सारथी 2.0 की जो फ्री बैच है वो आप तक जो है वो जा रही है। 71वीं बीपीएससी के लिए हम लोगों ने जो प्रारब्ध बैच है उसको जो है वो लॉन्च किया है। और इसमें 3 क्वेश्चंस आपको डेली मिलते हैं। आप देखिए, प्रारब्ध बैच का जो डे 5 है, ये डे 5 का क्वेश्चन था कि इसमें ऐसे भी कवर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन के बाद यहाँ आप तक मिल पा रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी आप तक जो है वो देनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो फिर से आते हैं अपनी पूरी चीज़ पे। आप देखिए कि ये वीडियो किसको देखनी चाहिए, जो आज की वीडियो है। अगर आप 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ कवर किए हैं। जनवरी 2026 के जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चूँकि ये पेड प्रोग्राम का बैच था, इसलिए हमने इसको पूरी तरीके से आप तक लाइव एक तरीके से इसको कवर किया। अगर आप BPSC एक्सक्लूसिवली LY भी लगाइए, अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो है कितनी क्वालिटी कंटेंट आप तक दी जाती है। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि हमने अभी प्रचार करा है। प्रचार इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो
हमारे पास आप तक वीडियो पहुंच रही है, ये बहुत दिनों के बाद पहुंच रही है, क्योंकि जो है ना हमारा एंगेजमेंट मेंस के बच्चों के साथ अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं अपनी बात पर और स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज 26 जनवरी है, तो आपको पता है कि 26 जनवरी में हमारी आज जो है वो गणतंत्र दिवस है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है, और कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो आप देख पाएंगे कि हमारे यहाँ जो है 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था। यही कारण है कि आज हम 26 जनवरी एक मनाते हैं, भारत एक गणतंत्र के रूप में जो है वो आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होते हैं। ये बेसिक फंडा है जिसको एक याद करके आप रख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि ये फैक्चुअल पार्ट्स है जिसको हमने कवर किया है, लेकिन आज चूँकि 26 जनवरी है और आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको ये बात जानकारी के लिए जरूरी चाहिए। और प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है, अब हर एक जो लोग हैं, प्रियम्बल इम्बडीज व्हाट इज डिजायर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल के बारे में आप यही कह सकते हैं कि प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है, ये भी कह सकते हैं। प्रियम्बल को जो है पहली बार आप देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के रूप में जो है वो लागू किया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी आपको पता ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो एक्चुअली करंट अफेयर जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 26 जनवरी को आपको पता है कि गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, और ये बेसिकली 3 गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। जैसे अशोक चक्र, अशोक चक्र अगर शांति के काल में अगर आपने सर्वोच्च वीरता दिखाई तो उसके लिए अशोक चक्र दिया जाता है, और इस वर्ष का अशोक चक्र जो है वो शुभांशु शुक्ला को मिला है। ठीक है, कीर्ति चक्र अगर आपने कोई असाधारण साहस दिखाया उसके लिए कीर्ति चक्र मिलता है। तो मेजर अर्शदीप सिंह और जो असम राइफल्स के हैं, नायब सूबेदार दालेश्वर, ठीक है, जो पैरा एसएफ के हैं, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ये जो है इनको शौर्य चक्र मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अशोक चक्र जो मिला है शुभांशु शुक्ला को, उसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो है वो आपको पता है कि एक्सियोम 4 से जुड़े थे। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जो भारत के गगनयान मिशन, भारत के अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है जो भारत बनाने की सोच रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख पाएंगे कि भारत के इसमें शुभांशु शुक्ला जो है इनके नाम पे एक जो है वो लखनऊ में रोड भी बना। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो है भारत की तरफ से अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने वाले दूसरे जो है भारतीय थे। ठीक है, तो आप देखिए 18 दिनों तक जो है वो वहाँ उन्होंने काम किया अंतरिक्ष स्टेशन पे। वहाँ जो है उन्होंने मेथी, ये सारी चीज़ों को भी उगाया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको ना एमसीक्यू के रूप में नहीं देकर आपको कंप्लीट एक फाइल आप तक दी है, ताकि कि आप हमारी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता जो हमने आपको करंट अफेयर आप तक पहुँचाई है। तो शुभांशु शुक्ला, इस पूरी चीज़ से आप यही याद कर सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 से जुड़े हुए, शुभांशु शुक्ला जो है वो गगनयान मिशन से जुड़े हुए, शुभांशु शुक्ला को जो है वो अशोक चक्र मिला है। ये बात कंप्लीट, इतनी ही बात जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ASC अर्जुन क्या है। तो ये भारतीय रेलवे का पहला स्वदेशी ह्यूमनाइड रोबोट है जो ASC अर्जुन है। ठीक है, इसे भारतीय रेलवे ने पेश किया, और इसका काम बेसिकली क्या है कि जो आपातकालीन सहायता है, इमरजेंसी हेल्प है, जो सिक्योरिटी पूरी मॉनिटर करनी है। ठीक है, ये सारे काम जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा किसके द्वारा, ASC अर्जुन के द्वारा, और ये पूरी रेलवे परिषद में जो है ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं कि आपको पता है कि जो अनाउंसमेंट ऑफ पद्म अवार्ड है 2026 वो भी हो चुका है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ये अनाउंस होता है। हालांकि इसकी जो मुख्य सेरेमनी होती है वो बाद में होती है। ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट 26 जनवरी को हो जाता है। तो इस वर्ष अनाउंसमेंट हुआ है, और आप देख पाएंगे कि जो पद्म अवार्ड 2026 है ये टोटल 131 लोगों को मिला है। ठीक है,
और इसमें आपको जो है पद्म अवार्ड 3 तरीके के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है और इनमें से आपको नाम याद रखना जरूरी है। जैसे ये जो धर्मेंद्र थे उनको पद्म विभूषण मिला है, केटी थॉमस को पद्म विभूषण मिला है, एन राजम को पद्म विभूषण मिला है, पी नारायण को पद्म विभूषण मिला है और वी.एस. अच्युतानंदन को जो है पद्म विभूषण मिला है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद टोटल 113 लोगों को मिला है, ठीक है। पद्म भूषण जो है, पद्मश्री 113 को, पद्म भूषण जो है वो 13 को। साथियों ये भी आपको क्रम याद होनी चाहिए, जो जितना बड़ा है वो उतना बड़ा अवार्ड है, ठीक है। पद्म विभूषण जो कि देखिए कितना बड़ा लाइन है, इसलिए ये बड़ा अवार्ड है। पद्म भूषण उससे छोटा होगा और पद्मश्री सबसे छोटा होगा। ये बात एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। महिला पुरस्कार विजेता जो है वो 19 है, ठीक है। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण ही होता है, तो पद्मा अवार्ड भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में शामिल है और यह 26 जनवरी को जो है वो घोषित होता है। ये बात कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए। और इसे घोषित कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है इसकी घोषणा होती है, ठीक है। और हमने अभी आपको कहा कि मार्च अप्रैल में इसकी मुख्य सेरेमनी होती है। घोषणा तो 26 जनवरी को हो जाता है, लेकिन मार्च अप्रैल में इसकी जो है पूरी सेरेमनी होती है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिहार से 3 लोग हैं जिनको पद्म जो श्री मिला है। पद्मश्री जो है, जैसे भरत सिंह भारती जो है ये गायक थे, ठीक है, भोजपुरी फोक सिंगर है, इनको जो है वो पद्मश्री मिला है। वहीं गोपाल जी त्रिवेदी जो है इनको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गोपाल जी त्रिवेदी को जो है वो पद्मश्री मिला है, क्योंकि ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने रीजुवेनेशन कैनोपी मैनेजमेंट, जो लीची के पेड़ है ना, उनमें जो है ये पहले लोग हैं। वहाँ जो है इन्होंने अपनी पूरी इनोवेशंस लगाई जिससे पैदावार बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और इसके बाद है विश्व बंधु। विश्व बंधु जो है इनको मरणोपरांत मिला है, ये आर्ट से जुड़े थे, ठीक है, और बिहारी फोक डांस से इनका जुड़ाव था। तो ये बेसिकली ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको बिहार से पद्म अवार्ड मिला है, पद्मश्री बेसिकली मिला है, ठीक है। अब चूंकि 26 जनवरी की ये पूरी बातें कंप्लीट हो गई, अब 25 जनवरी तक पहुंचते हैं। 25 जनवरी को था नेशनल टूरिज्म डे। देखो नेशनल टूरिज्म डे जो है ये चूंकि पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है और इनका उद्देश्य ये है कि भारत में जो टूरिज्म है उसको जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के तहत आप देखेंगे भारत सरकार ने देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाएं जो है वो भारत सरकार लेकर आया है। अतिथि देवो भव की जो भावना है वो हमेशा आपको देखने को मिलता है। आपको जो यहाँ याद रखना ही है वो बेसिकली एक ही चीज याद रखनी है कि टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, और वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर को। इससे आगे आप याद नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि वो सारी चीजें मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश से जो है हमारी ट्रूस हुई, उसमें जो है ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने आईसीसी जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है जो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से जो होगा, इसमें जो है वो बांग्लादेश की जो टीम है वो भारत आने से उन्होंने इनकार करा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सुरक्षा चिंताओं के कारण। और यही कारण है कि बांग्लादेश की टीम को हटाकर स्कॉटलैंड की जो टीम है अब वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, ठीक है। इसके बाद मिशन वात्सल्य के बारे में जानिए। कुछ नहीं है, मिशन वात्सल्य का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, इसलिए इसको केंद्रीय प्रायोजित योजना कहते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, वात्सल्य मिशन वात्सल्य के अंदर जो बच्चे हैं उनको देखभाल किया जाता है। वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं, जो संकटग्रस्त हैं, ऐसे बच्चों की संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य आया है। और मिशन वात्सल्य की जो अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक, ठीक है। और यह योजना जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो चालू है।
तो इतनी बातें आपको पहले से पता होगी, तो मिशन वात्सल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एक बात और जानिए कि ये टोटली मेंस का जो है वो सब्जेक्ट है कि बिहार को 900 क्यूसेक गंगा का जल मिलेगा। जो वाटर स्कार्सिटी, जो वाटर डिवाइड को लेकर जो पूरी चर्चा होती है, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री 2019 से बनाई गई। जो जल संसाधन मंत्रालय है और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इनको जोड़कर 2019 में जो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया। इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ही ये काम है कि ये पूरे जो नदी हैं और पूरे जल संसाधन है उनकी मैनेजमेंट का काम जो है इन्हीं के अंदर है। और यही दो राज्यों के बीच अगर नदी जल विवाद है तो इनको भी सुलझाने का काम करती है। तो अगर आप मेंस को पढ़ रहे हो तो इस पॉइंट को बस ध्यान रखना कि जो गंगा जो है वो बिहार से गुजरती है और बिहार की ज्योग्राफी तय करती है गंगा बिहार को दो अलग भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। बिहार के लगभग 12 जिलों से गंगा गुजरती है। तो गंगा का जो पानी है वो बिहार को एक अमाउंट में नहीं मिल रहा था जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो बिहार हमेशा ही गंगा की जो पानी है उसके लिए लड़ता रहा, और अभी बिहार जो कि 2000 क्यूसेक मांग रहा था, फिर भी 900 क्यूसेक गंगा जल जो है बिहार को मिलेगा एज एक फॉर्मल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। एक बात और ध्यान में रखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो भारत पर लगा था, क्योंकि भारत जो है वो रसिया से तेल खरीद रहा था। तो जब रसिया से भारत ने तेल खरीदा तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारत ने अपनी तेल खरीद जो है वो रसिया से कम करी। तो यही कारण है कि 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो कम हो जाएगा। तो भारत पे अभी 50% टैरिफ, तो वो घटकर 25% होने की संभावना है। अभी भी 50% ही है। ठीक, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हुई, उसके बाद से आप देखेंगे कि भारत में ये एक ऑटोनोमस संस्थान के रूप में है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। इसके बाद 2011 से इसको फॉर्मली, ये जो दिन है जिस दिन इलेक्शन कमीशन बना उस दिन से इसको फॉर्मली राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का कि जो वोटर के अंदर जो जागरूकता है वो बढ़े, जो नए वोटर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो सके, और ताकि कि एक इंक्लूसिव जो लोकतंत्र है वो दिखे। इस वर्ष 2026 में जब हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, इसका थीम है माई इंडिया माई वोट। नेशनल वोटर्स डे की जो थीम है ये बिल्कुल याद रखिए, माई इंडिया माई वोट। ठीक है, ये, और इसकी जो टैगलाइन है वो है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये बात बिल्कुल ही याद रखनी है। अगर आप मेंस को पढ़ रहे हो, मेंस के क्वेश्चंस लिखते हो, हालांकि हमने तो बहुत सारे आप तक जो है वो मटेरियल भी प्रोवाइड करा है, तो मेंस अगर आप लिख पा रहे हो तो मेंस की जो में आप ये बताओगे कि आपसे अगर ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने वो क्या क्या मल्टीपल रिफॉर्म्स की हैं, तो वो आप कह सकते हो कि इलेक्शन कमीशन जो है अभी हाल ही में ECI नेट लेकर आया है, SB लेके आया है। फिर आप देखोगे कि इपिक का जो डे है वो उसको 15 दिन कर दिया है। ठीक है, इपिक जो है डिलीवरी की जो डे है वो फास्ट ट्रैक डिलीवरी है, 15 दिन के अंदर जो है आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड आपको तक मिल जाएगी। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में 2025 में इलेक्शन हुआ। ठीक है, उसके अंदर जो हिस्टोरिक 67.13% जो है वोटर टर्नआउट है। कहीं भी अगर आपके पास कॉपी हो तो लिख लीजिए 67.13 वोटर टर्नआउट है, जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन जो है 71.78% है। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखना है, वुमेन टर्न्स आउट 71.78% है, ये बात PIB कह रही है।
ठीक है, तो ये बात आपको कंप्लीट याद रखनी चाहिए। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो आप देख पाओगे कि 2025 में बिहार में हुई है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। ठीक है, और ये जो पूरी थीम है इसको एक बार अच्छे से पढ़िए कि कब कब आया, और यूपीएससी ने इससे भी सवाल पूछा है कि कब वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है फॉर वोटर्स कब आया 1993 में, फिर ईवीएम कब आया। अब यूपीएससी के पीवाईक्यू जाके देखिए तो आपको यहाँ दिखेगा कि कंप्लीट कि इससे क्वेश्चंस, इस पूरे फ्रेम से क्वेश्चंस आपको बनती हुई दिखती है। इसलिए हमने इसको करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ये फैक्ट आपको जोड़ा है कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आप जो है मेंस की तैयारी यहाँ से समझ पा रहे हो एकदम बिल्कुल। ये बहुत अच्छी फॉर्मेट है। अब आइए आगे बातचीत करते हैं। ये हमने कहा था कि क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से जो है वो रोड गुजरती है, तो उसमें जो वहाँ के जानवर हैं उनको नुकसान ना हो, इसके लिए NH45 पर मध्य प्रदेश में भोपालपुर जबलपुर जो NH है, उस वहाँ जो है वो एक टेबल टॉप रेड मार्किंग किया गया है। टेबल टॉप रेड मार्किंग, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पहली बार हुआ है कि टेबल टॉप रेड मार्किंग, ये वाली जो रेड मार्किंग है, ताकि कि जो यहाँ से जो है वन्य जीव इससे बच सके। ठीक है, ये पहली बार है कि टेबल टेप रेड मार्किंग किया गया है, ताकि कि लाल जो सड़क है उसका संदेश है कि कम रफ्तार से आप जाइए, ज़्यादा सेफ्टी वन जीवों की रक्षा के लिए जो है ये किया गया है। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर ये बातें कही गई है, ये भी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आगे बातचीत करते हैं मिशन शक्ति। साथियों, जैसा कि नाम से क्लियर है, मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिशन शक्ति जो है वो बेसिकली, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसके अंदर दो योजना है, एक है संबल योजना। संबल योजना जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। ये है कि जो वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी जो है वन स्टॉप सेंटर, ये सारी वुमेन सेफ्टी को लेके। एक है सामर्थ्य। मिशन शक्ति जो है बेसिकली एक तरीके से अम्ब्रेला योजना समझो कि इसके अंदर बहुत सारी योजना है। तो इसके अंदर दो बेसिक योजना है। एक है कि महिला को जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी दो, ठीक है, जिसको संभल कह रहे हैं। और दूसरी बात जो है, महिला को सामर्थ्य दो, ताकि कि जो है वो महिला जो है वो क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सखी निवास, पालना, ऐसे बहुत सारे स्कीम है जिनसे जो है महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी बढ़े। तो मिशन शक्ति बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब 24 जनवरी पे आते हैं। साथियों, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना जो है वो स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन उत्तर प्रदेश को नया नाम उत्तर प्रदेश मिला था 1950 में। क्योंकि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, तो अब उत्तर प्रदेश को नया नाम 1950 को मिला था। तो अब ये बात है। 24 जनवरी की जो थीम है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ये थीम है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बातें, इतनी ही बातें जरूरी है जिनको याद रखना है। साथियों, पीएम एकता मॉल बहुत न्यूज़ में है। ये बेसिकली पीएम एकता मॉल जो है वो ओडीओपी के ही अंदर है। पीएम एकता मॉल के अंदर ये है कि ये एक बेसिकली क्या है, ये आपको पता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो भारत सरकार की एक योजना है। इसके अंदर ये है कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट से एक जीआई टैग्ड जो है वो प्रोडक्ट होगी जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है उसकी एग्जीबिशंस के लिए एक मॉल होनी चाहिए। तो इसी मॉल को नाम दिया गया है पीएम एकता मॉल। और ये जो पहल है ना, ये 2023-24 के अंदर स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना का ये भाग है। ठीक है, तो ओडीओपी में आप देख पाओगे कि कितना इम्पोर्टेंट जो है ये स्नैपशॉट है पीआईबी का। आप देख पाओगे कि जो पूर्वी चंपारण है, ठीक है, वहाँ से लीची जो है वो आप ओडीओपी देखोगे,
हल्दी जो है वो गोपालगंज का, वहीं आप देखेंगे कि चीली बेगूसराय का, मखाना मधुबनी का, ये सारे ओडीओपी के माध्यम से जो है ये बिक रहे हैं। भागलपुर का जो है वो टसर सिल्क है, मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर की जो लीची है ये जीआई टैग है ओडीओपी के अंदर। बांका, भागलपुर जर्दालू आम, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक एक योजना है नाब्या योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। नाब्या का फुल फॉर्म होता है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। कुछ भी इसमें ये है कि जो लड़की 16 से 18 वर्ष की है और मिनिमम 10वीं पास है, उस तक स्किल पहुंचाई जाए, ठीक है। और इसके लिए जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, ये दोनों साथ मिलकर काम कर रही है। और इसमें ये है बेसिकली नाब्या योजना के तहत कि जो महिलाएं हैं उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए। और ये जो स्किल होगी ये हो सकता है कि ग्राफिक डिजाइन में हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, स्मार्टफोन रिपेयर कैसे करते हैं, सीसीटीवी में हो, डिजिटल स्किल में हो, ऐसे मतलब कि स्पेशलाइज स्किल इन महिलाओं को दिया जाए। और ये जो नाब्या स्कीम है वो 2025 में शुरू हुई थी, एकदम से लीक हो कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है भाई। एक बात देखिए कि अटल पेंशन योजना क्यों न्यूज में है, आपको पता ही होगा कि जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लोगों की जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अटल पेंशन योजना है। और इसको विस्तार किया गया है, 2030-31 तक इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना जो है वो अब और जारी रहेगी, अब 2030-31 तक जो है वो जारी रहेगी, ठीक है। ये बेसिकली जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो संगठित क्षेत्र हैं उसके लिए आप देख पाओगे ओपीएस है, एनपीएस है, अलग अलग योजना है, ठीक है, यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए ऐसे पेंशन की योजना आपको नहीं दिखती थी। तो अटल पेंशन योजना उसी क्षेत्र को कैटर करने के लिए है और इसकी अवधि जो है 2030 से 31 बढ़ा दी गई है। इतनी ही जानकारी आप तक होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा करंट अफेयर वो नहीं पूछ सकता। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1000 से 5000 तक की जो न्यूनतम जो गारंटी शुदा मासिक पेंशन दी जाएगी। अगर आपकी 60 वर्ष हो जाती है उसके बाद जो है 1000 से 5000 तक आपको मिलेगा सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। पेंशन आपको कितना मिलेगा ये बेसिकली इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी सरकार को कितना पैसा दे रहे हैं, उस बात पे अटल पेंशन योजना की पेंशन निर्भर करती है, ठीक है। विज्ञान ज्योति योजना, जैसे कि नाम से क्लियर है, भारत सरकार ये कहती है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ऐसी जो है स्टेम जो है उसमें क्या है कि महिलाओं की जो सम्मिलितता है वो थोड़ी कम है। तो स्टेम क्षेत्र में, साइंस एंड टेक में महिलाओं की जो लैंगिक अंतर है उनको कम करना है और जो गर्ल्स है उसको उसके कैरियर को प्रेरित करना है इन क्षेत्रों के प्रति। तो इसमें जो है विज्ञान ज्योति योजना आई है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2019 में जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये आप ये याद रखेंगे कि 9 से 12 तक की बच्चियों के लिए है। तो हमने अभी देखा था कि मिशन शक्ति, ठीक है, अब देखिए मिशन शक्ति जो है अभी आपको हमने बताया, यहाँ देखो संभल और सामर्थ्य योजना, ठीक है, ये भी महिलाओं से केंद्रित है। इसके बाद हमने आपको बताया कि नाब्या, ये भी महिलाओं से केंद्रित है और नाब्या में जो है 16 से 18 तक की मिनिमम और 10वीं पास बच्ची होनी चाहिए। वहीं आप देखो कि विज्ञान ज्योति भी बच्चियों पर आधारित है और जो 9 से 12वीं तक की मेधावी बच्ची हैं उनके लिए जो है विज्ञान ज्योति योजना है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो है वो नवोदय विद्यालय समिति है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें यह योजना भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 जिलों में सफलतापूर्वक चल रही है विज्ञान ज्योति योजना, ठीक है। देखिए 24 जनवरी 1950 को इसी दिन
भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रगान को जो है वो संविधान सभा द्वारा, भारत सरकार ने नहीं, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को जो है वो अपनाया था। और ये जनगण मन किस में लिखा हुआ था? ये बांग्ला में था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ ये क्वेश्चंस कम से कम 2-3 बार आपको एमसीक्यू में जो है वो कवर हो गया होगा कि ये इसकी भाषा क्या थी। ठीक है, लोग हिंदी मार के आते हैं, ये बांग्ला में। ठीक है, और ये जो बांग्ला में रचित था 24 जनवरी 1950 को ये हिंदी संस्करण में अपनाया गया। ठीक है, इसकी जो मूल भाषा थी जनगण मन की वो बांग्ला में था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी संस्करण जो है उसमें अपनाया गया। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इसकी मूल भाषा क्या थी? बांग्ला में। तो लोग हिंदी मार के आते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा। देखो, पंचम जो है वो एक ऐप है, व्हाट्सएप आधारित ऐप है, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा। पंचम जो है एक व्हाट्सएप आधारित ऐप है और 25 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। क्या है पंचम? पूरी बात देखिए। पंचम का फुल फॉर्म है पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट। इसके अंदर ये है कि आप एक तरीके से जो आप अपने गांव हैं उनकी योजनाओं के अपडेट ले सकते हैं, प्रशिक्षण सामग्री, सर्वे, पंचायत सेवाओं से जुड़ी जितनी सारी चीज़ें हैं वो अपने व्हाट्सएप पे, अपने गांव लोकल गवर्नेंस को व्हाट्सएप पे अब जो है अपना सकते हैं, व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। और पंचम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने किसके साथ मिलकर जो है वो डेवलप करा है? तो वो यूनिसेफ के साथ जो है मिलकर, इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ ये डेवलप हुआ है पीपल सेंट्रिक लोकल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद एक योजना है जो अभी बहुत न्यूज़ में है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो है PM डाजगुआ, मतलब प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। क्या है? देखो ये क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, धरती आबा। धरती आबा जो है किसको कहते थे? बिरसा मुंडा को। तो ये जनजातियों के उत्कर्ष के लिए, और ये 100% सैचुरेशन आधारित जो है ये योजना है। इसका मतलब ये है कि ये योजना जब तक अपने काम को, अपने टारगेटेड ग्रुप को 100% तक अचीव नहीं कर लेती तब तक ये योजना चालू रहेगी। ठीक है, यानी इस योजना का जो लक्षित क्षेत्र है, टारगेटेड क्षेत्र है, वो है आदिवासी बहुल गांव और ब्लॉक। क्या करती है ये योजना? क्या किस चीज़ पर काम करती है साथियों? जो ऐसे एरिया जो PBTGs हैं, मतलब कि वैसे जनजाति जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरीके से कहिए कि उनके पास बहुत मौलिक सुविधा नहीं है, वहाँ तक आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं, चाहे जितने भी स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड सरकार की योजनाएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाना है, शिक्षा पहुँचाना है, आजीविका के जो नए नए साधन हैं वो उन तक देना है। ये बातें जो है मतलब एक समग्र विकास को लेकर प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो चल रहा है। और इसका मुख्य टारगेट जो है बेसिकली आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 26 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 26 जनवरी को जो है हमारे यहाँ उर्सुला वॉन डेर लियन आई थी, ये मुख्य गेस्ट थी। ये यूरोपियन यूनियन की जो है वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। इसके बाद यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, जो आपको बहुत याद रखना है, ये उर्सुला वॉन डेर को तो बहुत लोग याद रखते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल जो 2026 के यानी आज के मुख्य गेस्ट थे एंटोनियो कोस्टा, वो भी याद रखना है। 2025 में हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सवंतियो को जो है इनवाइट किया था। ठीक है, तो ये जो इनविटेशंस है ना, जो गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि का इनविटेशंस है, ये बहुत मायने रखता है। अब देखो कि ये उर्सुला वॉन डेर आई है, तो भारत में जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है एक ट्रेड डील हो रहा है। इस ट्रेड डील का नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील। ठीक है, तो ये भी हो रही है, तो ये बात भी याद रखना, मदर ऑफ ऑल डील किसके साथ हो रहा है? यूरोपियन यूनियन के साथ।
2024 में इमैनुअल मैक्रो आए थे, ठीक है। उससे 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के जो है वो प्रेसिडेंट है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इसे मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत श्रेणी में कर्नल सीता अशोक सोलके को मिला है, और वहीं संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनको मिला है। ये जो कर्नल सीता अशोक साल्के हैं, ये केरल के वायनाड में 2024 में जो बाढ़ आई और भूस्खलन आया उसके दौरान जो है इन्होंने बहुत हेल्प करी है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में कर्नल सीता अशोक साल्के को मिला है, ठीक है। नाम में ही सीता है, तो आपदा को जो है वो, और सीता और अशोक दोनों इनके नाम में है, तो आप समझिए कि ये इनको जो है वो आपदा प्रबंधन में कितना ज़्यादा ये कर सकती हैं काम। तो ऐसे करके कोई एक एनेक्डोट रखना है कि आपदा प्रबंधन जिसको मिला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सीता अशोक साल्के और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। एक्स्ट्रा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखियो क्या है कि जो गंगा सहित 7 घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका विकास होगा। कुछ नहीं, इसमें आपको 2-4 चीजें याद रखनी है कि ये जो जलमार्ग है इसकी घोषणा केंद्र सरकार करती है कि कौन सा जलमार्ग होगा, और ये नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंतर्गत होता है, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा भागीरथी हुगली को कहते हैं। नेशनल वाटरवे 4 याद रखना कृष्णा गोदावरी प्रणाली वाला जो एरिया है उसको कहेंगे। नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र धुबरी सादिया वाला जो है वो इलाका नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 जो वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट है, उसको नेशनल वाटरवे 3 कहते हैं। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो पूर्वी तट पे है ब्राह्मणी नदी के साथ, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ होगा। नेशनल वाटरवे 10 जो है वो अम्बा नदी महाराष्ट्र, और नेशनल वाटरवे 68 मांडोवी नदी। तो हमारे पास जो नेशनल वाटरवे है ना वो 111 वाटरवे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हमें याद रखनी है नेशनल वाटरवे 1 और 4, ये याद रखो, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो हालांकि 1 बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अब आइए प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान, पीएम जनमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ हमेशा पूछा जाता है सवाल। इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2023 में हुआ, प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के दिन, ठीक है। इसके बाद इसका जो लक्ष्य जो है पीबीटीजी है, वो एरिया जहाँ बहुत ही वनरेबल ट्राइब जो है रहती है, ठीक है। तो यहाँ ये इसका मुख्य मकसद ये है कि जो पीवीटीजीज हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आदिवासी समाज रह रहा है वहाँ तक जो है वो पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली, इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। तो पीएम जनमन भी वही है, ठीक है। अब देखिए जीविका दीदी वाला जो ये बात है ये कंप्लीट आपको ये याद रखनी है कि एक मेंस के लिए है। हालांकि जीविका दीदी से रिलेटेड एक चीज़ जो है, जो जानकारी आपको याद रखनी है कि जीविका दीदी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि ये पलायन रोक रही हैं, माइक्रो फाइनेंस को जो है बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चंस भी मेंस में पूछ रखा है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसको। अगर आप समग्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीविका दीदी जो है वो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। जीविका दीदी जो है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS के तहत चलने वाला एक महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम, सिर्फ महिला सशक्तिकरण, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी नहीं। अभी हाल ही में देखो कि 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ था जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। ये भारत रत्न से सम्मानित है। 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका बड़ा योगदान रहा, लगभग 26 महीने जेल तक इन्होंने काटा है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में ये सक्रिय राजनीति में आए
और 1952 में बिहार विधानसभा के जो है वो सदस्य भी चुने गए। ठीक है, बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इन्होंने 1960 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जनरल स्ट्राइक और 1970 में टेलको मजदूरों के समर्थन में 28 दिन का आंदोलन अनशन किया। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको 2024 में भारत रत्न मिला है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और इनकी जो ये टाइटल है जननायक, ठीक है, तो ये हमेशा पूछी जाती है किसको मिला है, तो कर्पूरी ठाकुर को ही मिला है। ठीक है, इसके बाद आइए, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने प्रकाश गंगा, इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें प्रकाश गंगा आत्मनिर्भर विकसित भारत का शक्ति प्रदान करने वाले जो है ये प्रकाश गंगा झांकी निकाली है। तो प्रकाश गंगा आपसे पूछा जा सकता है कि ये झांकी किसकी है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। और ये जो झांकी है इसमें प्रकाश गंगा का मुख्य अर्थ क्या है, ये जो प्रकाश की नदी है उसका परस्पर बनना और राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एक जुड़ना, मतलब कि एक ग्रिड के साथ जुड़ के एक कंप्लीट टोटल सारे चीज एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड वे में जुड़ना, ताकि कि जो बिजली का सप्लाई है वो एक तरीके से निर्बाध रूप से हर एक लोगों तक पहुंचे, एक कंप्लीट सिंगल सर्किट हो। ये बातें जो हैं वो चल रही है। तो आपको बस याद रखना है प्रकाश गंगा किसकी झांकी है, तो वो विद्युत मंत्रालय की झांकी है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को? क्योंकि 24 जनवरी ही वो दिन है जिस दिन इंदिरा गांधी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भारत की बनी थी। यही कारण है, इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ये 2008 से महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है इन्होंने शुरू करा है। ठीक है, वहीं आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, इसी बालिका दिवस के ही अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है, जो 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ पानीपत हरियाणा से, जिसमें केंद्र और राज्य का जो है वो 60-40 पैसे लगते हैं। ये भी बात याद रखना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2025 को 15 को भी स्टार्ट हुआ। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों एक ही दिन जो है वो चालू हुआ था। इनकी जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी। ठीक है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से कह लो कि बौद्ध समिट फिर से भारत में हो रहा है। और ये समिट की जो थीम है वो है कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। ये दूसरा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है और ये भारत मंडपम में हो रहा है 24 से 25 जनवरी 2026 में। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा भारत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सहयोग से इसको आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ है? दिल्ली में भारत मंडपम में 24-25 को। और कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस जो है इसकी थीम है, ये बात ध्यान रखना है। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, इसको ध्यान में रख के तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये याद रखिए। अभी हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन राष्ट्रपति ने करा है। ग्रंथ कुटीर में क्या है कि बेसिकली यहाँ जो भारत के जितने 11 शास्त्रीय भाषा हैं उनके 2300 बुक यहाँ रखे होंगे और इन सारे बुक को जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रंथ कुटीर एक तरीके से आप कहिए कि सारे भाषाओं जो हैं उनको संरक्षण का एक तरीके से और उनको विश्व पटल तक लाने का एक तरीका है। और ये राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर जो है वो स्थापित हुआ है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी हमने कहा कि इलेक्शन कमीशंस ने हाल ही में जो है वो बहुत सारे सुधार किए। उसमें ECI नेट, इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क जिसको कहते हैं, ये एक इलेक्शन कमीशंस ने क्या किया है कि इसको लॉन्च किया है। ECI नेट का बेसिकली पूरा मकसद ये है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को
एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड नेटवर्क के अंदर लाना, ठीक है, ताकि कि जो ईसीआई नेट के अंदर जो मतदाता सूची है या ईवीएम वीवीपैट है, इन सब की निगरानी, सुरक्षा बल की पोलिंग स्टेशन, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि एक ऐप है जिसमें सारी चीज़ें, सारी इलेक्शन मॉनिटरिंग का काम हो रहा है, जो रियल टाइम बेसिस पे ये इलेक्शन कमीशन तय करती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरी स्लाइड से ये याद रखना है, ईसीआई नेट जो है इलेक्शन कमीशन लेकर आई। हाल ही में ट्रंप ने लगभग 66 से 67 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ने की बात कही, और उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी उन्होंने छोड़ दिया, और ये देखो कि WHO को भी उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यही कारण है कि हम लोग 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के कारण ही 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। WHO से रिलेटेड ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि अभी इसके जो डायरेक्टर हैं वो है टेड्रोस, ठीक है, और 2017 से ही है, और WHO की जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी बात ध्यान रखो। अभी आपको पता है कि अगले साल से 2027 में भारत का पहला जनगणना होगा, और ये देश की पहली पूर्ण जनगणना होगी। जनगणना पहले 2 फेज में होगा। मुख्य जनगणना जो है वो 2027 में स्टार्ट होगा, लेकिन जनगणना से पहला जो फेज होगा हाउस लिस्टिंग का फेज होगा, ठीक है। और जनगणना में जो 2027 में जो जनगणना होगा उसमें कम से कम 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो हाउस लिस्टिंग है ये पहला फेज होगा जो सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा। ये इसमें घरों की जो डेटा है वो आपको पूछा जाएगा कि घर का कंप्लीट घर की लिस्टिंग होगी बेसिकली, ठीक है। तो इसमें 33 सवाल, आपको 33 सवालों के जवाब देने हैं जनगणना के अंदर, ये बात ध्यान में रखना है। एक बात आप देखो कि हालांकि मेंस की पर्पज से हमने बताया था कि हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस बनाई गई, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले कूदकर अगर बोर्ड ऑफ पीस में जो देश शामिल हुए हैं, पाकिस्तान है और सारी मुस्लिम कंट्री है, ये बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गई है। और बोर्ड ऑफ पीस कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये गाजा के अंदर इजराइल ने जो पूरी बमबारी करके गाजा को एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया था, उसी को ठीक करने के लिए ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आए। ये बोर्ड ऑफ पीस कुछ भी नहीं है, ये आप देख पाएंगे कि हमने इसमें देखा है कि बोर्ड ऑफ पीस एक तरीके का इसमें ढकोसला है। इसमें पूरा पावर ट्रंप के पास है, वीटो है वो भी ट्रंप के पास है, यानी एक ही वीटो है वो भी ट्रंप के पास है। ट्रंप के 3 साल की वैधता होगी, 3 साल के बाद जो अगर आप बोर्ड ऑफ पीस में बने रहना चाहते हैं तो आपको जो है $1 मिलियन तक देने पड़ेंगे, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट। उसके बाद जो है कि बोर्ड ऑफ पीस एक तरीके से इसको यूएन के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये हमने एक तरीके से इसको टाइप के रूप में लिखा था, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप बस ये समझिए कि बोर्ड ऑफ पीस जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, तो गाजा में पीस को लेकर, ठीक है। एक बात देखिए कि भारत ने पहली बार परमाणु युग में जो कदम रखा था, तो अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु शोध रिएक्टर था। और भारत का ही नहीं, जो एशिया है, एशिया का भी जो है वो पहला परमाणु रिएक्टर था। कौन? अप्सरा। ये बात एकदम ध्यान में रखना है। 2009 में जो अप्सरा है इसको म्यूजियम में बदल दिया गया, और ऐसा करने वाला भारत पहला है कि दुनिया में पहली बार किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। ये बात ध्यान में रखना है। अब देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये यूपीएससी के लिए है, लेकिन आपको भी समझना है कि हो सकता है बीपीएससी इसको पूछ दे। बाजूका क्या है? देखो बाजूका ये है, आपको पता होगा कि हाल ही में ट्रंप ने 10% की जो है एक्स्ट्रा टैरिफ यूरोपियन यूनियन के सारे देशों पे लगाने की कोशिश करी, और फिर बाद में जो है उन्होंने कहा रिट्रीट कर लिया। तो एक चर्चा आई कि यूरोपियन यूनियन के पास जो है बाजूका है। बाजूका कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक तरीके से यूरोपियन यूनियन का हथियार इसको कहते हैं, कि जब भी कोई यूरोपियन यूनियन के अलावा नॉन यूरोपियन यूनियन देश
यूरोपियन यूनियन को परेशान करने की कोशिश करता है, यानी कि टैरिफ लगाकर उन एक्स्ट्रा व्यापार रोक करके, यानी उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ये लोग जो है वो बाजुका का इस्तेमाल करते हैं। तो बाजुका एक तरीके से ये कहिए यूरोपियन यूनियन का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने या यूरोपियन यूनियन को दबाव में लाने के एक हथियार के रूप में है। बस इतना ही आपको अगर याद है, आप बाजुका के क्वेश्चंस को मार सकते हैं। यानी एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि दबाव को झेलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बाजुका। अब देखिए ये ट्रंप को जब तक नोबेल नहीं मिला, उसने दूसरे की नोबेल छीन ली। आपको नोबेल पीस प्राइज का को पता ही होगा कि नोबेल पीस प्राइज इस बार किसको मिला है, मचादो को, और वो मचा ही रही है, मारिया कोरिना मचादो। तो मारिया कोरिना मचादो ने क्या किया कि वो अपनी नोवेल जो है वो ट्रंप को डेडिकेट कर दी। और आपको पता है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है एक तरीके से ये ढकोसला है, वो उसको दिया जाता है जिसको जो है वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है। अब देखिए कि ये क्या था जोड़ी नोबेल पीस प्राइज़ देने में, कि वो वेनेजुला के अपोजिशन लीडर को ही नोबेल पीस प्राइज़ दिया। ठीक है, हालांकि ट्रंप उससे भी खुश नहीं है। आपने देखिए ट्रंप क्या कह रहा है उसको, नॉर्वे के प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर देखो भाई आपका देश हमको जो है वो नोबेल वोबेल नहीं दिया है, ठीक है, तो अब ये करते हैं कि अगर आपने मुझे नोबेल नहीं दिया, यानी शांति का पुरस्कार नहीं दिया, तो अब शांति के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अब मैं दुनिया में कोहराम मचाऊंगा। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि विंग इंडिया 2026 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, 4 दिन का इवेंट होगा, 28 से 31 जनवरी तक इवेंट होगा। ये हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर चलेगा और इसकी थीम है इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम द डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी, इनोवेशन, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। कुछ भी नहीं है, आपको बस ये याद रखना है हैदराबाद में होगा और हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे होगा। कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारो भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, हमने जो चीज़ लिख दिया सब कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट जो है वो कहाँ होगा, हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पे, बस दैट्स इट। देखो चिप्स टू स्टार्टअप, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब अगर ये कोई कार्यक्रम भारत सरकार निकालेगी तो चिप्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही होगा, 2022 से है। ये बेसिकली ये है चिप्स टू स्टार्टअप। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो सेमीकंडक्टर डिजाइन है उसमें भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और इसमें ये है कि 5 वर्षों में कम से कम 250 करोड़ का निवेश करना है। तो आपको चिप्स टू स्टार्टअप अगर पूछेगा भी बीपीएससी के लेवल पे, यही पूछेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इसकी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसकी। देखो आपसे ये पूछा जाएगा कि सीपा, ये यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है इसको कि सीपा किसके साथ है, यूएई के साथ है। सीईसीपीए किसके साथ है, मॉरिशस के साथ है, बहुत ध्यान से। ईसीटीए किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। सीपा देखो हाल ही में ओमान के साथ हमने सीपा करा है। एफटीए किसके साथ है, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटीए करा है। ठीक है, सीटा किसके साथ है, वो यूके के साथ है। टेपा ईएफटीके के साथ है। तो बेसिकली ये बात आपको पूरा याद रखना है, इसमें एकदम से कोई रियायत नहीं है, इसको याद रख, एकदम कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, तो ये जितने हैं ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन इनको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा किन के साथ है। ठीक है, और इसकी जो ये कौन सा किस ईयर हुआ था, ये अगर याद रख लो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। देखो दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 ये बहुत जरूरी है, ये यूपीएससी में तो आएगा ही आएगा इस बार, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी हाल ही में जो है 23 जनवरी 2026 को क्या हुआ,
कि भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन हुआ है, मतलब इंटरनेशनल डेमोक्रेसी की जो है चुनाव का प्रबंधन कैसे हो, कैसे जो है इसमें 42 देश ने भाग लिया, और इलेक्शन मैनेजमेंट की जो 42 देशों की जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है, जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन है, ऐसे 42 देशों की जो बॉडी है वो भारत में आई 23 जनवरी को भारत मंडपम में। और वहाँ दिल्ली डिक्लेरेशंस जो है एक तरीके से साइन हुआ, निकला। उसमें ये निकला कि कैसे मतदाता सूची में शुद्धता लाएं, कैसे चुनाव का संचालन स्वतंत्र और निष्पक्ष करें, फ्री एंड फेयर चुनाव कैसे हो, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग बढ़ाएं, कैसे जो है वो रिसर्च पे जो है वो काम करें, ठीक है, ये सारे रिसर्च और पब्लिकेशंस पे कैसे काम करें। तो ये सारी जो है वो दिल्ली डिक्लेरेशन है। तो आपको क्या याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है कि दिल्ली डिक्लेरेशन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, कौन करा रहा था, भारत की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बस दैट्स इट। देखो भारत ने अभी हाल ही में क्या किया है कि अमेरिका की प्रेशर की वजह से भारत ने चाबहार पोर्ट पर अपना काम जो है वो बंद कर दिया। तो चाबहार पोर्ट पर जब काम बंद कर दिया है तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो क्या फैक्ट्स हैं, वो ये फैक्ट्स हैं कि 4 मार्च को हम चाबहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है भारत ईरान अफगानिस्तान 2016 में हमने एक ऐतिहासिक जो पोर्ट ट्रीटी है वो करा था, ठीक है। क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बहुत नज़दीक है, तो एक तरीके से उनको बाईपास करने का, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और एक तरीके से आप ये कहो कि हम सेंट्रल एशिया में जोड़ने का एक तरीका दिख पा रहे हुए चाबहार पोर्ट को, ठीक है। इसलिए हमने मार्च के बहुत इंपॉर्टेंट डेज आप तक रख दिए हैं। इसमें सबसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे याद रखना, आप इंटरनेशनल वुमेंस डे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई डे याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 जो मार्च को है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भारत में 18 मार्च को है, ये भी पूछा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस है भाई, ये भी बात याद रखना है, और वर्ल्ड वाटर डे है। तो हमने मार्च के बहुत इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आप तक दे दिया है, ठीक है। आप इसी चैनल के @BPSC एक्सक्लूसिव LY लगाओगे ना, तो वहाँ से इसकी जो करंट अफेयर है वो मिल जाएगी। हालांकि इस चैनल पे भी मैं जो है वो डाल दूंगा। वोमेनिया पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखो कि जनवरी जो है ना पूरा वुमेन सेंट्रिक पहल है, तो बहुत सारी ऐसी पहल है। 7 साल हो गए हैं वोमेनिया पहल के, ठीक है। और वोमेनिया बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये क्या है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई खरीद और बिक्री का काम करती है, तो वो अपनी जेम पोर्टल से ही गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशंस खरीदती है। अगर आप गवर्नमेंट को कोई बेंच खरीदना है, डेस्क खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो गवर्नमेंट जो है वो जेम पोर्टल से ही खरीदती है। तो जेम पोर्टल पे वुमेन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए, यानी महिलाओं के द्वारा जो संचालित जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए 2019 में शुरू किया गया है वोमनिया कार्यक्रम, ठीक है। तो अगर हम महिलाओं से खरीदेंगे, सरकार महिलाएं से खरीदेगी, तो एक तरीके से क्या होगा, उनका जो है वो विकास होगा, ज़्यादा विकास होगा, ठीक है। तो वोमनिया पहल इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जेम पोर्टल पर एक तरीके से उनको सशक्त करने का एक तरीका है। तो मीन्स में भी आप लिख सकते हो इसको। खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये दूसरा है, इसका अपना दूसरा संस्करण है। 5 से 10 जनवरी 2026 तक कहाँ मनाया गया, तो दादर नगर और हवेली में और दमन और दीव में मनाया गया। इसकी मैस्कट क्या थी, वर्ल्ड था, और इसमें सबसे फर्स्ट स्थान पे कर्नाटक रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम 5 से 10 जनवरी 2026, दादरा नगर और हवेली और दमन और दीव ये दूसरा था। और इसकी जो मैस्कट याद रखना, पर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैस्कट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। कर्नाटक इसमें टॉप किया है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। भारत
स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा जो है हब बना है पूरे वर्ल्ड में, और 10 साल हो गए स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ही मार लो। ठीक है, क्योंकि अब तक हम पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं स्टार्टअप की दुनिया में। 2 लाख से ज़्यादा हमने स्टार्टअप को जो है वो मान्यता दी है, और 150 प्लस बिलियन डॉलर की जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप में। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ स्टार्टअप की जो है वो दौर आई है, लेकिन हम लोग अमेरिका और चाइना से बहुत पीछे हैं अभी अभी भी स्टार्टअप की दुनिया में। ठीक है, हमने ये कहा था कि ये मचाडो ने अपने जो नोबेल प्राइज़ है ये ट्रम्प को दे दिया, ट्रम्प की ईगो शांत करने के लिए। और इसको लेकर हमने एक अब तक जो है एक कॉमिक तरीके से लेख भी लिखा है। हमने ये बताया है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है एक तरीके का औजार है। ये जब भी किसी भी देश में तख्ता पलट या कोई भी वेस्टर्न नैरेटिव को अगर कोई काउंटर कर रहा होता है उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन वेस्टर्न नैरेटिव को कोई सपोर्ट कर रहा है किसी भी देश में, ठीक है, तो उसको नोबेल पीस प्राइज देकर उसको एक इस्टेब्लिश किया जाता है। आप एक बात बताओ कि ये जो मलाला यूसुफजई, यहाँ बहुत ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। तो इसलिए ये सारे प्राइजेस जो हैं वो एक तरीके से इन पर शक की निगाह से लोग देखते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि ट्रंप ने लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो है वो बाहर होने का निर्णय लिया है, और आप देख पा रहे हो कि WHO से भी वो बाहर हो गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी बाहर हो गया, जिसको इंडिया और फ्रांस एक तरीके से लेकर आगे चल रहे थे। गुरुग्राम में जो है वो उसकी हेडक्वार्टर भी है। हाल ही में प्रवीण कुमार जो है वो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG बनाए गए हैं। प्रवीण कुमार याद रखना। शत्रुजीत सिंह को ITBP के महानिदेशक बने हैं, शत्रुजीत सिंह, ठीक है, ITBP के। वहीं राकेश अग्रवाल जो है वो NIA के जो हैं वो महानिदेशक बने हैं, राकेश अग्रवाल। तो ये जो 3 अपॉइंटमेंट है बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको याद रखना है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है क्योंकि अब 10 साल हो चुके हैं स्टार्टअप इंडिया का, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को ही स्टार्टअप इंडिया पहल लागू हुआ था। ये देखो, दरोगा एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 से 2030 तक जो है भारत सरकार द्वारा नवाचार का दशक मनाया जाता है, ठीक है, और ये स्टार्टअप इंडिया का पहल का ही हिस्सा है, ये बात ध्यान रखना। तो 16 जनवरी 2016 जो है वो वहाँ नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन स्टार्टअप इंडिया जो पॉलिसी है वो सामने आई थी। भारत अपना जो बिहार है अपना 30 मंजिला बिहार भवन कहाँ मना रहा है? तो वो मना रहा है मुंबई में, याद रखना, ठीक है। तो अभी हाल ही में मुंबई में बिहार अपना बिहार भवन बना रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग में 65 शहरों में पटना को जो है 15वां रैंकिंग मिला है, ये बात याद रखना, ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग में, ठीक है। इस वर्ष ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो भारत में हो रही है। 1 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स का अध्यक्ष पद जो है वो ग्रहण किया है, और इन्होंने अपनी लोगो भी जो है वो जारी की है। देखिए, लोगो में जो है वो नमस्ते की जो है एक साइन है, ठीक है। और आप ब्रिक्स जो हो रहा है इस वर्ष की जो ब्रिक्स है, इसकी जो थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशंस, कोऑपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी थीम, ठीक है। और ब्रिक्स की जो लोगो है, ब्रिक्स की जो लोगो, इसकी मीनिंग है इंक्लूसिबिलिटी, डायलॉग्स यानी कि समावेशिता, संवाद, शेयर्ड ग्रोथ मतलब साथ मिलकर ग्रोथ करना है, साझा विकास जो है ये ब्रिक्स की लोगो प्रतीक है। आपको ये याद रखना है, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में की जो थीम क्या है, वो थीम आप बिल्कुल ही याद रखिए, थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन। ये पूरा ब्रिक्स की जो थीम है ना, तो ब्रिक्स पूरे नाम पे बनाई गई। B फॉर बिल्डिंग, R फॉर रेजिलियंस,
I फॉर इनोवेशन, C फॉर कॉपरेशन, S फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये पूरी ब्रिक्स पे ही बना है, तो ये याद रखना बड़ा आसान हो सकता है, ठीक है। तो इस वर्ष भारत में 2026 का ब्रिक्स होगा। जीविका दीदी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेंस वाले बच्चों तक तो उन तक पहुंच ही चुका है ये क्या हो रहा है कि पूरे भारत ने इस बार क्या किया है कि 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कॉमनवेल्थ देश हैं उनके 28वां कॉन्फ्रेंस CSPOC मतलब राष्ट्रमंडल देशों के जो स्पीकर हैं, सभापति हैं, उनका पूरा सम्मेलन दिल्ली में 2026 में हुआ, ठीक है। और इस सम्मेलन के जो उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। इस सम्मेलन में जो मुख्य थीम थी कि कैसे हम संसद में AI का प्रयोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जनता की भागीदारी जैसे ऐसे मुद्दे जो है इन पर जो है वो चर्चा हुआ। लेकिन आपको ये बात बता दें कि ये जो CSPOC है ये इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है ऐसा जो ऐसे 60 से ज़्यादा देश जो हैं राष्ट्रमंडल देश वो शामिल होते हैं। एक तरीके से 14 से 16 जनवरी तक जो है ये आपको CSPOC दिखता है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ से क्या टेक अवे लेना है कि राष्ट्रमंडल देशों के लिए जो है कि जो स्पीकर हैं, सभापति हैं, वो भारत में आए और उनकी जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कहीं भारत मंडपम नहीं मानते ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नई दिल्ली में जो है इनकी पूरी एक सम्मेलन हुआ और इसकी मुख्य थीम थी कि कैसे हम AI का इस्तेमाल करें, कैसे पब्लिक के मुद्दे जो हैं वो संसद में डिस्कस हो, सांसदों की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। नीति आयोग ने हाल ही में जो है निर्यात तैयारी मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 लॉन्च किया है, जिसके तहत बड़े राज्य में महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे है, वहीं छोटे राज्य पूर्वोत्तर राज्य में उत्तराखंड जो है वो पहले राज्य, छोटे राज्य पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे। निर्यात सूचकांक 2024 में आप देखिए कि 2047 तक भारत ये चाहता है कि जो वैश्विक विनिर्माण GDP है उसमें भारत अपना 10% का योगदान दे और जो वैश्विक वस्तु निर्यात है उसमें भारत अपनी जो है 10% की हिस्सेदारी चाहता है। इसके लिए भारत अपनी जो लॉजिस्टिक पूरी इकोसिस्टम है उसको बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि नीति आयोग द्वारा अलग अलग इंडेक्सेस जो है बार बार प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप अभी जर्मनी के साथ जो है भारत हथियार और सेमीकंडक्टर बनाने की जो है वो बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। 15 जनवरी को क्यों आर्मी डे मनाते हैं? इसलिए आर्मी डे मनाते हैं क्योंकि KM करियप्पा जो हैं इसी दिन इन्होंने पहले आर्मी जनरल थे और इन्होंने क्या किया था कि भारत के आर्मी जनरल के रूप में इन्होंने 15 जनवरी को ही जो ब्रिटिश आर्मी के जो लास्ट जनरल थे FRR बूचर उनसे जो है वो कमांड लिया था। तो करियप्पा ने जो कमांड लिया था ना 15 जनवरी को, इसलिए जो है आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 80वां है इस बार, क्योंकि भारत की रैंकिंग जो है वो सुधार हुई है, 85 से 80 पे पहुंचे हैं हम लोग। 55 डेस्टिनेशंस जो है वो देखिए ये यहाँ लिखा हुआ 85 थे 2025 में, अब 80 तक पहुंचे। 55 देश में जो है हम वीजा फ्री एंट्री जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, हालांकि आप इसमें देखेंगे जो शीर्ष पे देश है वो सिंगापुर ही अभी तक बना हुआ है, ठीक है। एक है निरंतर, ये भी याद रखिए निरंतर क्या है। निरंतर भारत सरकार का एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने जो है वो जारी किया है। ये बेसिकली क्या है निरंतर, ये है कि अगर आप एनवायरनमेंट और
इन सारी चीज़ों में नेचुरल रिसोर्सेस में पूरी जो साइंटिफिक डेटा है पूरे भारत का, या आप कह लो कि पूरी जो डेटा है जिससे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन सारी डेटा को एक जगह लाने का जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है निरंतर। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से जितनी सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक जगह मिले, ताकि कि इन्फॉर्म्ड कोऑर्डिनेटेड डिसीजन लिया जा सके। यही है निरंतर। ठीक है। पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण जो दिवस है वो हमने लिखकर आपको दिया है, आप पढ़ेंगे इसको। लेकिन ओजोन परत संरक्षण दिवस ये याद रखना 16 सितंबर को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे दिया गया आपको। एक मेघालय को पहला वुमेन चीफ जस्टिस मिला है जिसका नाम क्या है, रेप्ती मोहित डेरे। इन्होंने 10 जनवरी 2026 को मेघालय के उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है। एक बात आप देखो कि डीआरडीओ द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया गया। ठीक है। तो ये क्या है कि ये मिसाइल मूविंग टारगेट यानी चलते हुए टारगेट को सटीकता से हिट कर सकता है। ठीक है, यही है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है। अभी जो आपको याद रखना है वो ये डीआरडीओ के जो चेयरमैन है कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृत गांव बनेगा, ये बात आपको याद रखना है। फरवरी में आप देख पाओगे कि भारत फरवरी 2026 में एआई समिट जो है वो लॉन्च करेगा। एआई समिट जो है वो भारत में होगा। ये दुनिया में एआई पावर हब के रूप में भारत को स्थापित करने का एक टूल्स के रूप में देखा जा रहा है। तो नई दिल्ली में आप देखेंगे कि फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट होगा। एआई इम्पैक्ट समिट कब होगा, फरवरी 2026 में, क्योंकि भारत चाहता है कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें भारत जो है 2047 तक, जो जब तक भारत का एक विकसित होने का लक्ष्य है, वो एक तरीके से वो एक बड़े पावर के रूप में जो है भारत उभरे। भारत में निर्मित, आपको पता है कि जो कवच है वो एक तरीके से रेलवे, दो रेल को, रेलवे सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवच सुविधा से ये होगा कि रेल आपस में टकराने से बचेगी। तो इसी कवच 4.0 के अंदर गुजरात के बाजवा बड़ोदरा में जो है वो अहमदाबाद सेक्शन का जो है वो शुरुआत हुआ है। ठीक है। तो कवच 4.0 बेसिकली मैंने इसको इसलिए अब तक डाला कि कवच जो है वो क्या है, वो उसके बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। ये कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं था, लेकिन मुझे अब तक जानकारी देनी चाहिए कवच क्या है। कवच बेसिकली रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड है। ये बात है, एक छोटी जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। शांति बिल क्या है, हालांकि ये टोटली मीन्स अप्रोच है, शांति बिल क्या है, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी अगर हो तो मैं ये बता दूं। हालांकि मेंस प्रारब्ध बैच में भी, अभ्यास बैच में भी आगे पूछा जाएगा। प्रारब्ध बैच में जो 71वीं मेंस है उसमें भी हमने ये शांति बिल को लेकर क्वेश्चंस पूछा है, और आपकी जो इंटरव्यू थी उसमें भी मैंने आपसे बहुत शांति बिल के ऊपर जो है क्वेश्चंस भी पूछी थी। शांति बिल बेसिकली ये है कि आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पूरा सब कुछ है वो गवर्नमेंट के हाथ में। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर सेक्टर में, न्यूक्लियर स्पेशली न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी उसमें शामिल होना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि न्यूक्लियर किसी को भी अगर आप न्यूक्लियर सेक्टर में शामिल करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो उसके डिजास्टर को बेयर कौन करेगा। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। और प्राइवेट इंडिविजुअल ये चाहता है कि भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे रखें, ये तो नहीं होगा, यानी आप हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी दूर करो। तो इसी को सामंजस्य बिठाने के लिए कि यानी कि प्राइवेट लोगों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर में, मतलब
कि जिससे बिजली दिया जा सके, उस सेक्टर में शांति बिल लाया गया ताकि कि ये बिल प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा अलाउ करेगा। इतनी ही जानकारी आपको चाहिए, एक्स्ट्रा कोई जानकारी आप एक्स्ट्रा मत लो। 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? ये दिया गया ग्रासा मासेल को। ग्रासा मासेल जो है वो मोजाम्बिक की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ग्रासा मासेल, और इनको बहुत सारे प्राइजेस पहले भी मिल चुके हैं। तो 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ग्रासा मासेल को मिला है। देखो संपन्न पोर्टल क्या है? संपन्न पोर्टल का फुल फॉर्म पहले याद रखो कि इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली ये है कि जो ऑनलाइन पेंशन है उसकी स्वीकृति है, भुगतान है, सीधे बैंक में पेंशन क्रेडिट करने का एक एकीकृत डिजिटल सिस्टम। बेसिकली ये है संपन्न पेंशन पोर्टल को अब डिजिटल ब्रोकर से जो है जोड़ा जा चुका है। ये बेसिकली ये है कि जो आपकी पेंशन है ना, वो उसको एक तरीके से ये डिजिटल पेंशन को जो है वो एक तरीके से क्या करता है, मैनेज करता है। यानी कि आपकी पेंशन डिजिटली कैसे आप तक पहुंची, यानी कि पेंशन की जो ऑनलाइन पेंशन की प्रक्रिया, पेंशन आपको मिलेगी, उसका भुगतान होगा, आपके सीधे बैंक से पेंशन जो है वो क्रेडिट आपके अकाउंट में किया जाता है। ये सारी चीज़ें यानी पेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो संपन्न पोर्टल पे होती हैं। ये बात ध्यान में रखना कि संपन्न पोर्टल में पी आ रहा है तो पी मतलब पेंशन। देखिए मतदाता जागरूकता में नवाचार को लेके अब पटना को मिला पुरस्कार। बेसिकली ये है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन ये होगा 25 जनवरी को, इस दिन राष्ट्रपति जो है वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को अगर बेहतर आपने चुनाव में प्रदर्शन किया है तो उनको रिकमेंड करती है और फिर उसके बाद उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसी में आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि मतदाता जागरूकता में नवाचार के लिए, ठीक है, इस बीप के लिए पटना को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। वहीं चुनाव प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूर्णिया को जो है वो सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। आदर्श आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्तीपुर को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। वहीं आप देखिए कि जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मधुबनी को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। ये बात बहुत इंपोर्टेंट है, ये यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। आप देखिए विशेष अवार्ड, इनमें वरिष्ठ पदाधिकारी को भी जो है वो अवार्ड मिलता है। बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, हाल ही में आप देखो कि बिहार चुनाव 2025 हुआ तो विनोद सिंह गुंजियाल, ये जो पर्सन है, इनको अभी जो अवार्ड दिया जाएगा इस दिन, ये कुंदन कृष्णन और मानवजीत सिंह ढिल्लों, इनको जो है वो ये 3 लोग हैं बिहार से जिनको ये विशेष अवार्ड दिया जाएगा, बिहार चुनाव जिला अवार्ड 2025, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समापन किया है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार से स्पेशल को लेके। उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनको स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि एक तरीके से आपको कि इनको जो है ऊर्जा बहुत अच्छे से इनको स्वर्ण पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि अब क्योंकि ये जो डिस्कॉम कंपनी है, इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो अपनी जो है वो पावर सप्लाई अच्छे से करी है एक कंप्लीट टारगेटेड वे में, इसलिए इस अवार्ड को दिया जाता है। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप NBPDCL को कहेंगे, नॉर्थ बिहार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। बरौनी में 1000 मेगावाट आर्क की जो है वो बिजली घर बनेगा। ये सोलर से बनने वाला जो बिजली का होगा उत्पादन बरौनी में। ये देखो अभी भी बिहार में सबसे बड़ा जो अगर आप कहेंगे तो वो कजरा सोलर पावर प्लांट है, ये बात ध्यान में रखना है। तो बरौनी में 1000 मेगावाट आर का बिजली पावर बनेगा। इतनी बड़ी न्यूज होगी जब ये बनेगा। अभी भी कजरा में इससे पहले जो है योजना चल रही है और उसका पहला फेज पूरा हो चुका है, दूसरा फेज जो है वो चलेगा। तो कजरा कहाँ है? वो लखीसराय में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल में, कि बिहार सरकार को हाल ही में उनमें प्रशासनिक सुधार को लेकर इनको ISO प्रमाण मिला है, और ये 2029 तक के लिए जो है इनको एक सर्टिफिकेट मिला है, 12 जनवरी 2026 से लेकर 11 जनवरी 2029 तक। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली में जो है वो बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, प्रशासनिक सुधार किया है, अच्छे से नियम का जो है वो एग्जीक्यूशंस किया है। इस कारण से यानी कहिए कि सुशासन बाबू जो है ना, जो नीतीश कुमार को कहते हैं, सुशासन बाबू का एक तरीके से उनको सर्टिफाई भी कर दिया गया। तो प्रशासनिक सुधार को लेकर ISO प्रमाण पत्र बिहार को मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना हमने देखा था पहले ही कि 2015 में लागू हुआ था, 22 जनवरी 2015 को, और इस दिन ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लागू हुआ था। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना ये है कि इसमें यह है कि अगर आपकी बालिका की आयु 10 वर्ष से कम है तो आप एक खाता खोल सकते हैं। इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए पहले हर वर्ष आप डाल सकते हैं, और 15 वर्ष तक अगर आप जब डाल देंगे तो आपको ब्याज के रूप में 8.2% प्रतिवर्ष मिलेगा। और इसकी मैच्योरिटी डेट ये होती है कि जब बालिका आपकी जो है वो पूरी बालिग हो जाती है, यानी 21 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद जो है ये पैसा आप निकाल सकते हैं। हालांकि आंशिक राशि जो है वो 18 वर्ष के बाद जो है आप निकाल सकते हैं। बालिका के 50% आंशिक राशि निकाल सकते हैं उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है। ऐसा करने से आपको जो है 80C के अंदर जो है वो टैक्स का लाभ भी मिलेगा, और आप जो है एक तरीके से आप ये कहिए कि टैक्स की जो है सुविधा जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक तरीके से सरकार का एक एम है कि जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा और विवाह के लिए जो है लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त करना एक तरीके से उनकी योजना है। PM कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। PM कुसुम योजना जो है वो एक तरीके से लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजीली लोगों को जो है सोलर पैनल दे रही है। ठीक है। और वहाँ से उनको जो किसान है उन तक जो है वो इजीली सोलर पैनल जो है लगाने का पैसा दे रही है, ताकि कि वो एक बिजली पे निर्भर ना रह के, सोलर पावर पे निर्भर रख के जो है वो क्या करे, अपना पूरा इरिगेशंस का काम करे। तो सरकार सोलर पावर बेस्ड इरिगेशंस को एक तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रही है PM कुसुम योजना के तहत, और PM कुसुम योजना के तहत सरकार उनको लोन भी देने की बात कह रही है। ठीक है, ये बात याद रखना। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026, जैसा कि विंटर गेम हमेशा ही ऐसे जगह होगा जहां विंटर बहुत ज़्यादा पड़ती हो, तो लेह लद्दाख में 20 जनवरी 2026 को खेलो इंडिया इंटर गेम हो। लेकिन इस जो विंटर गेम है उसमें आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, पहली बार आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग शामिल किया गया है। ये बात ठीक है, पहली बार फिगर स्केटिंग शामिल किया गया, और ये खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है ये अपना 6ठा संस्करण है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये अपना 6ठा संस्करण है। हाल ही में पोंडेरू खादी को GI टैग मिला है, और ये बेसिकली कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। पोंडेरू खादी जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश से है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे आगे जानकारी बिल्कुल जरूरी नहीं है। PM ई विद्या क्या है? देखो, PM ई विद्या जो है, जैसे कि नाम से क्लियर है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो लागू की गई। ये इसके अंदर ये है कि एक डिजिटल शिक्षा पहल है जिसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 25 करोड़ स्कूली छात्रों को डिजिटल माध्यम से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दिए जाए, और चूँकि कोविड-19 के समय आपकी जो पढ़ाई है अगर वो बाधित हो गई थी, तो उनको एक डिजिटल माध्यम से आप तक जो है पढ़ाई पहुंचाई जानी चाहिए। ये बातें जो है PM ई विद्या के तहत हुई, और PM ई विद्या के तहत अगर आप तक पहुंचाई जा रही है तो वो उसके क्या क्या माध्यम है
वन क्लास वन चैनल यानी कक्षा 1 से 12 तक जो है आपको समर्पित एक टीवी चैनल आपको मिल गया। दीक्षा पोर्टल जिसके अंदर ई कंटेंट वीडियोस QR कोड आधारित जो है अध्ययन सामग्री है। स्वयं पोर्टल मिला है आपको। स्वयं प्रभा मिला है जो 24/7 जो है वो एक पूरा शैक्षणिक चैनल है। तो PM ई विद्या एक प्रोग्राम जो है वो बेसिकली शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है और डिजिटली सरकार आपको शिक्षित करने की कोशिश कर रही है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। GI टैग में आप एक बात याद रखो कि कर्नाटक की जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटक की जो इंडी नींबू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार अभी कम से कम 2 जो सेट है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडी नींबू कहाँ की है, तो ये कर्नाटक की इंडी नींबू है। नंजनगढ़ रसावले जो या केला की है। मैसूर के पान के पत्ते, ये जो 3 हैं, चाहे नंजनगढ़, नंजनगुर, रसावले, केला, ठीक है, इनको निर्यात किए गए हैं पहली बार हवाई मार्ग से। देखो कर्नाटक के 3 जो उत्पाद हैं इनको हवाई मार्ग से मालदीव पहली बार भेजा गया। इसमें क्या क्या है? मैसूर के पान के पत्ते, इंडी नींबू और नंजनगुर रसावले केला। तो केला, पान का पत्ता और नींबू, ये 3 चीज पहली बार जो है कर्नाटक का कहा गया है मालदीव। ये याद रखना है। आपको ये बात बता दें कि जो PPSC एक्सक्लूसिव है, यहाँ जो करंट अफेयर है वो हमेशा अपडेटेड करंट अफेयर मिलता है और कोई भी ऐसी करंट अफेयर नहीं होगी जो आप कहीं दूसरे किसी भी चैनल पे आपको प्रोवाइड होता हो और हमारे चैनल पे नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ऐसा है कि टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे किसी भी चैनल से ज़्यादा करंट अफेयर आपको मिलेगा, इसलिए फोमो में मत रहें। ये चैनल से आप नोट्स बना सकते हैं हमेशा, यानी हमारा जो ये वीडियो है ना, ये आपको अगर वो नोट्स के साथ अगर आप मेरी वीडियोस को पढ़ेंगे बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखो ग्रीनलैंड के ऊपर जो है अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या करा कि कनाडा के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, सॉरी वेनेजुला के ऊपर, और वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ से लेकर वो अपने देश चले आए और उन्होंने क्या किया है कि वेनेजुला को भी अपना जो है एक तरीके से देश घोषित किया कि अपने ही देश का पार्ट वेनेजुला, कनाडा, ग्रीनलैंड। ट्रम्प पागल हो चुका है, उसको अपना ही देश घोषित किया। तो वेनेजुला पे जब आक्रमण ट्रम्प ने किया था तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो सारे लोग उसको करेक्ट कह रहे थे कि ट्रम्प आप बहुत सही कर रहे हैं, ट्रम्प आप बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन जब यूरोप के ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रम्प ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया कि ग्रीनलैंड हमारा है, आप देख पा रहे हो ये ट्रम्प की जो है ट्वीट है, एक तरीके से ट्रूथ सोशल पे उन्होंने ये AI जनरेटेड जो है फोटो डाला था। इसलिए मैंने आपको लिखा कि राहत इंदौरी की जो ये शेर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लिखा है। उन्होंने कही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मतलब जब तक वेनेजुला तक था ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रीनलैंड, क्योंकि वेनेजुला पे जब आपने यस करा तो ट्रम्प का मन बढ़ गया, अब वो ग्रीनलैंड को और भी अपनी इच्छा से, उसकी और इच्छा बढ़ गई कि नहीं अब ग्रीनलैंड ही अपना होना चाहिए। अब एक चीज आपको बतानी है वो ये कि INS सागर ध्वनि, ये सागर मैत्री 5 क्या है बेसिकली। अब देखो सागर आपको पता है ना, सागर ये इंडियन ओशियंस में जो है, इंडियन ओशियन जो रीजन है उसमें भारत जो है उस सागर योजना के तहत जो है सारे लोगों को एक साथ लेकर एक रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भारत के सागर डॉक्ट्रिन में। ठीक है, इसी के तहत INS सागर ध्वनि जो है उसको हाल ही में सागर मैत्री 5 के लिए जो है वो फ्लैग ऑफ किया गया। क्या है सागर मैत्री 5 और INS सागर ध्वनि क्या है,
इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको शामिल ये किया है कि सागर मैत्री 5 जो है, इसको DRDO ने लॉन्च किया है इंडियन ओशियन रीजन में। एक बात ये देखो कि यानी कि इसकी जो नोडल एजेंसी है ये DRDO है, और नोडल एजेंसी कहाँ है? कोची में, नेवल फिजिकल ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी। देखो सागर ध्वनि क्या है, ये बेसिकली आप इस बात में देखो सागर मैत्री प्रोग्राम। ये जो सागर ध्वनि है एक जहाज है जो समुद्र में ओशियनोग्राफिक रिसर्च और डेटा शेयरिंग का काम करेगी। क्या ये भारत पहली बार कर रहा है? द आंसर इज नो। ये भारत इससे पहले भी कर चुका है। जो INS कृथान है ना, किस्तना, INS किस्तना, इन्होंने एक इंडियन ओशियन एक्सपीडिशन किया था 1962-65 में। उसी की तर्ज पे जो है भारत, ये DRDO की सागर मैत्री 5 है। इसके अंदर ये है कि जो ओशियन है उस पर रिसर्च और उसकी जो डेटा शेयरिंग है उस पर काम होंगे, और इसी डेटा को जो है वो इंडियन ओशियन रीजन के जो और भी देश हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होगा कहाँ? इंडियन ओशियन में। तो यहाँ से टेक आउट क्या है, क्या याद रखें आप? तो INS सागर ध्वनि जो है वो सागर मैत्री के लिए जो है वो फ्लैग ऑफ हुआ है। सागर मैत्री क्या है? ये ओशियन रिसर्च के लिए है। ये एक लाइन में क्लियर है। सागर मैत्री क्या है? ओशियन रिसर्च के लिए। इसके लिए कौन जहाज है? INS सागर ध्वनि। जैसे कि नाम से क्लियर है सागर, तो क्लियर हो जाता है। इतनी बड़ी क्लासेस के बाद अगर आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब कि आप बहुत सीरियस हैं BPSC को लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो डेडिकेटली 72वीं BPSC के लिए अभ्यास 2.0 लेकर आए, और ये अब चल रही है, बहुत इंटेंसिवली चल रही है। 18 से ज़्यादा लोग हैं। 71वीं BPSC में जो प्रारब्ध है उसमें लगभग 27-28 लोग हैं, और इसमें अभी 18 से ज़्यादा लोग हैं BPSC एक्सक्लूसिव में अभ्यास 2.0 में। तो इसमें जुड़िए। इसमें क्या है कि आपको जो है पर डे आपको मंडे टू फ्राइडे डेली मीन्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसकी डिटेल इवेल्युएशंस कॉपी भी हमारे चैनल पे है @BPSC एक्सक्लूसिव पे सर्च करके वहाँ जाइए, वहाँ आप सैम्पल कॉपी भी देख सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल करके जो है आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या है। पूरी हमारी जो हम आपको तैयारी कराएंगे वो आपकी जो पूरी मेंस की सिलेबस है वो इस फेज में तैयारी होगी। डे 1 एक पूरे लगभग 214 दिन का पूरा फेज है, और इसमें पूरी तैयारी आप तक जो है वो हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि BPSC की सिलेबस बहुत छोटी है, और BPSC की सिलेबस छोटी है लेकिन इनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक मैटर होता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में जाते समय जो है BPSC देता नहीं आपको। इसलिए मेंस जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा वो आपकी सक्सेस जो है उतना ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये जो सारथी 2.0 है इसकी जो फ्री कंटेंट है, अब जो पेड कंटेंट थी अब फ्री कंटेंट जो है आप तक, क्योंकि 71वीं BPSC के लिए हमें काम करना है, इसलिए जो है 71वीं BPSC के बाद जो है वो सारथी 2.0 फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन जो पेड कंटेंट थी वो फ्री कंटेंट के रूप में आप तक जो है वो आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।